वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आगे बढ़ने से पहले आई एम वेरी प्राउड टू डिक्लेयर दैट अभी 12th क्लास का रिजल्ट आया है सीबीएसई का, और उसमें सभी का रिजल्ट अच्छा था। लास्ट ईयर के बैच में से 100% पास परसेंटेज थी, पर दो बच्चों का रिजल्ट एक्सेप्शनली अच्छा था। थियरी में 100 आना एक ड्रीम की तरह होता है। मेरे खुद के 100 नहीं आए थे, तो मुझे पता है कितना एफर्ट लग जाता है आपका इकोनॉमिक्स में 100 लेने का। पर दो बच्चे एक्सेप्शनली अच्छा करके आते हैं पेपर, और मैंने उनके बारे में अपनी पोस्ट में भी लिखा था। हिमांशी एंड अंकुश, दोनों बच्चों के 100 और 100 इकोनॉमिक्स में इट इज़ एक्सेप्शनली गुड, क्योंकि थियरी में 100 स्कोर करना बहुत आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू अकाउंट्स मैथ्स। फिर भी प्रैक्टिकल है, छोटी छोटी उनकी मार्क्स नहीं करते कंटेंट के, पर स्टिल यहाँ पर पूरा एफर्ट लग जाता है। तो अगर आप अपनी तरफ से पेपर को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, तब भी श्योरिटी नहीं है कि आपको 100 मिल जाएंगे। सो पार्ट इज प्लेड बाय लक एंड पार्ट इज प्लेड बाय योर हार्ड वर्क एंड लास्टली आपकी प्रेजेंटेशन। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी है। तो इसी लाइन पर आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं इस साल 2 से भी ज़्यादा से 10, 15, 20 बच्चों के 100 आए इकोनॉमिक्स में। उसी पर्सपेक्टिव को आगे लेके चलते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं नेशनल इनकम की, वो देख ली है। आज से नेशनल इनकम कंटिन्यू करते हैं। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए क्लासेस लेट हुई, पर नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, तो वी कैन कंटिन्यू विद द क्लासेस। सो हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो नेशनल इनकम किया था, जिसके अंदर हम फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट समझ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं जस्ट एक रिकैप दे रहा हूँ हमने जो अभी तक किया है फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट में। रीज़न ये कि ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अपकमिंग टॉपिक्स, इसलिए मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा फोकस करके करा रहा हूँ। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं आप उनके लिए एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अदरवाइज जब चैप्टर हो जाएगा पूरा तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूँगा उसका। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम गुड्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं बेटा। फर्स्ट इज फाइनल गुड, सेकंड वन इज इंटरमीडिएट गुड। अपने माइंड में ये हमेशा क्लियर रखना, हम ये कर क्यों रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फाइनल गुड आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड, हम इनको काउंट नहीं करते। ये भी क्यों जरूरी है, देखो समझो। हमने ये बात प्रोडक्शन बाउंड्री कंसेप्ट में की थी, जिसमें हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की थी कि अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो और आपने उसमें एक सैंडविच बना के 100 रुपीज़ का कस्टमर को सेल ऑफ किया, तो या तो मैं अपनी सेल की वैल्यू 100 दिखा दूँ, है ना, या फिर मैं उसके अंदर जितनी जितनी मैंने वैल्यू ऐड की, ब्रेड कितने की आई, उसकी टॉपिंग्स कितने की आई, उसके अंदर आपने स्पाइसेस कितने के डाले, बटर कितने का लगा, एंड सो ऑन। आप सारी वैल्यू एडिड को सम अप कर दो, या फिर आप सिर्फ सैंडविच की फाइनल वैल्यू को कंसीडर करें, तो दोनों का सम टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी काउंटेड होती है, तो हम उसको दोबारा काउंट नहीं करते। इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये इंटरमीडिएट और ये फाइनल गुड है? उसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको इजी करने के लिए 4 पार्ट समझाए थे, 1, 2, 3 एंड 4। ये दो जाते हैं फाइनल गुड्स की कैटेगरी में और ये दोनों जाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। विच मीन्स अगर मुझे कोई भी गुड ऐसा दिया गया है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है डायरेक्ट, हाउस होल्ड लिखा हुआ है, कंज्यूमर लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये सब कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली कोई कंज्यूमर खरीद रहा है, छोटी पिन से लेके बड़े से बड़ी गाड़ी, अगर एक हाउस होल्ड खरीद रहा है तो वो सब के आपके लिए फाइनल गुड है। पर अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है, प्रोड्यूसर का क्या मतलब हुआ, जो इनपुट लेकर आउटपुट बनाएगा, अगर वो कोई ऐसी चीज खरीद रहा है जो उसके लिए लंबे टाइम तक काम आएगी, या फिर वो एक फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो भी वो कैपिटल गुड्स खरीदता है, एग्जाम्पल मशीन हो गई, या किसी तरीके का उसने प्लांट खरीदा, या कोई भी इस टाइप का एलिमेंट जो उसके बिजनेस में लंबे टाइम तक उसको रिटर्न्स देगा, वो सब किसमें जाते हैं, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड में। वो 1 साल से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर में जाएगी, हेंस उसको वो 1 साल से ज़्यादा रिटर्न्स देगी। अब उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उसका फाइनल कंज्यूमर कौन है, वही प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल से मेरी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैंने एक मशीनरी खरीदी है कि मैं से शू सोल बनाकर मार्केट में सेल ऑफ करूंगा, तो मैंने एक कंप्रेसिंग मशीन खरीदी है। अब वो मशीन मेरे को 5 साल 10 साल तक रिटर्न्स देने वाली है, तो वो मशीन मेरे लिए क्या बन जाएगी, फाइनल गुड, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर का फाइनल कंज्यूमर कौन है, उसका मैं हूँ। इसलिए कोई भी कैपिटल गुड है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा गया है, वो सब क्या है, फाइनल गुड है। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बेटा, जो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिनकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है कि आपने लिया किसी दूसरे रूप में था, फेस पे था, फॉर्म में था, आपने उसको चेंज करके मार्केट में सेल ऑफ कर दिया। एग्जाम्पल इसके भी दो पार्ट्स, या तो प्रोड्यूसर गुड है जो सिंगल यूज है। सिंगल यूज कैसे होता है, से मेरी मिठाई की दुकान,
आप भी सोचोगे कितनी सारी दुकानें, कोई दुकान नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं आपको कहता हूँ मेरी मिठाई की दुकान है और मैंने उसके लिए शुगर परचेज की है, चीनी, अब मैं उससे मिठाई बनाकर मार्केट में सेल ऑफ कर रहा हूँ, तो सोचो जब मैंने एक मिठाई बनाई से कोई भी एक मिठाई कंसीडर करते हैं, अभी के लिए एक बर्फी कंसीडर करते हैं, क्या उस बर्फी में आप बता सकते हो कि ये चीनी है, ये काजू है, या फिर ये उसके अंदर कोई और ड्राई फ्रूट है, या ये उसके अंदर मिल्क है ना? आप उस कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, विच मीन्स शुगर आई एक फॉर्म में थी, आपने उसको कन्वर्ट करके किसी और फॉर्म में बेच दिया। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, मतलब वो कुछ और बन के मार्केट में बिक जाते हैं। इस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं कि एक ही बार यूज होगा, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, जबकि प्रोड्यूसर कैपिटल गुड बार बार यूज हो सकता है। इन्हीं गुड्स को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, विच आर टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखना। लास्ट पार्ट आता है रीसेल। अगर आपने कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं किया, सिर्फ खरीदा और आगे अपनी वैल्यू ऐड करके बेच दिया, जो रिटेलर या ट्रेडर का काम होता है। एग्जाम्पल से किसी की शॉप है, वो फ्रूट्स सेल ऑफ करता है, तो उसने थोक में फार्मर से फ्रूट्स खरीदे और आगे छोटी क्वांटिटी में यूनिट्स में सेल ऑफ कर दिया, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर उसने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं किया। इस टाइप के सेलर्स को क्या बोलते हैं? रिटेलर, ट्रेडर और डीलर। ये तीन टर्म्स अगर आती है तो हमेशा याद रखना बेटा, वो रीसेल पर्पस है। आपके 80% क्वेश्चंस, मैं आपको एक टाइप बताऊंगा क्वेश्चंस की, जो इसमें से आती है इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाली। अगर आपके स्कूल में सिलेबस हो रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक। उसमें से 80% क्वेश्चंस आपके इसी के बेसिस पे हो जाएंगे कि क्या वो नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। तो 4 कैटेगरीज है हमारे पास, 2 फाइनल काउंटेड, 2 इंटरमीडिएट नॉट काउंटेड, है ना। इसके बाद मैंने आपको 2 कोर्स क्वेश्चन कराए थे लास्ट में, अगर आपको याद हो। क्या सारी की सारी मशीनरी खरीदी हुई फाइनल गुड होती है? अभी हमने पढ़ा ना कि अगर आप कभी भी मशीन खरीद रहे हो तो वो क्या होता है? प्रोड्यूसर कैपिटल गुड होता है, तो इट शुड बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। फाइनल में आए तो नेशनल में भी आएगा और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, है ना। पर क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कभी भी कोई भी मशीन खरीदेगा वो हमेशा फाइनल गुड होगी? नो। जब भी ऑलवेज लगता है ना बेटा, हमेशा याद रखो वो ये कह रहा है कि इसकी कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, पर ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिसकी एक्सेप्शन हो। विच मीन्स एक एग्जाम्पल देंगे और उससे इसको जस्टिफाई करके खत्म करेंगे। पेपर में अगर आएगा तो स्टार्ट कैसे करोगे? आई रिफ्यूट द स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट के खिलाफ बोलना चाहूँगा। क्या? अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वही वॉशिंग मशीन कोई कंज्यूमर अपने घर पे खरीद के लाया तो फाइनल गुड। वही वॉशिंग मशीन किसी लॉन्ड्री वाले ने अपनी दुकान में लगाई है, इसमें है। पर अगर वही वॉशिंग मशीन कोई शोरूम वाला अपने यहाँ लगाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम रन करता है और वो अपने वहाँ पे लगाते हैं कि उसको सेल ऑफ करेगा, तो ये क्या बना बेटा? रीसेल पर्पस बना। रीसेल होते किसमें चला गया? वो इंटरमीडिएट में चला गया। विच मीन्स सारी की सारी मशीनरी फाइनल गुड में नहीं जाती, तो डिपेंड करता है कि उसका फाइनल यूजर कौन है। इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि कभी भी एक प्रोड्यूसर दूसरी प्रोड्यूसिंग यूनिट से कोई भी सामान खरीदता है, वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड होता है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मिस्टर एक्स भी प्रोड्यूसर है, मिस्टर वाई भी प्रोड्यूसर है, एक्स वाई से कभी भी कोई भी चीज खरीदेगा वो क्या हमेशा इंटरमीडिएट बनेगी क्योंकि प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं? यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर यही वॉशिंग मशीन से एक एग्जांपल लेते हैं कि सोनू और सोनी दो प्रोड्यूसर्स हैं। सोनू का तो है इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम और सोनी की है एक फैक्ट्री जिसके अंदर उसको एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। ठीक है, अब अगर उसने रेफ्रिजरेटर जिसे परचेज किया, एक फ्रिज परचेज किया, तो इसके लिए तो क्या बनेगा बेटा? वो इंटरमीडिएट गुड। पर क्या ये फैक्ट्री में इस फ्रिज को रीसेल कर रही है? नहीं, अपनी फैक्ट्री में रखेगी। दूसरा, क्या वो इस फ्रिज से कोई सामान बनाकर बेच रही है? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर एक पर्सन प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से कोई भी सामान खरीद रहा है तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटरमीडिएट हो सकता है उसने ये जो फ्रिज खरीदा है वो क्या खरीदा है? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा है, तो इसके लिए वो गुड क्या बन गया? फाइनल। पर इसके लिए वो गुड क्या था? इंटरमीडिएट था, है ना। इसलिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, कभी भी आपको ऑलवेज लिखा है, ऑल लिखा है, नन लिखा है, तो वहाँ पे आपकी एक ना एक एक्सेप्शन जरूर होती है। तो मैंने 2 स्टेटमेंट्स कराई थी। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप पिछली वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट में देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें क्वेश्चन भी लिखवाया था और उसका आंसर भी फ्रेम करना बताया था कि आप क्या क्या उसमें लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल डन इन प्रीवियस वीडियो। अब मैं इसके बाद इसका डिफरेंस करा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम इसका डिफरेंस ही कवर करेंगे कि फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड क्या होता है टेबुलर फॉर्मेट में।
और हो सकेगा तो मैं उसके 1-2 टिपिकल एग्जांपल्स आपको करा दूंगा अभी के अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है। आई ट्राई कि वो भी अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हुई है, तो आई जस्ट वांट कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस पे वापस आते हैं। मैंने आपकी ईजी रखने के लिए बोर्ड पे लिख दिया है। इफ़ यू वांट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। आई एम गेटिंग अ साइड, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो होपफुली इट इज डन, अदरवाइज पोस्ट करके आप फटाफट से लिख सकते हो। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं बेटा पॉइंट वाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये कवर कर रहे हो तो आप इसका पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे वाइंड अप कर लोगे। देन पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग। तो फाइनल गुड दो टाइप के होते हैं। इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर ईदर फॉर कंजम्पशन, कंज्यूमर वाले, या इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड थे। ठीक है, सेकेंड आता है इंटरमीडिएट गुड्स। दिस रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर ईदर परचेज्ड या यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। बेटा सेम ईयर लिखा हुआ याद रखना। अगर सेम ईयर में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में चला गया, तो किसमें चला जाता है? फाइनल गुड में, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई उस साल की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नेचर सिंपली सेज कि फाइनल गुड्स की वैल्यू दोनों में इंक्लूड होती है, चाहे वो नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो। पर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना ही नेशनल इनकम में काउंट होती है ना ही डोमेस्टिक इनकम। रीजन हम कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड होती है, तो हम डबल काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, थर्ड पॉइंट सेज वैल्यू एडिशन। देखो फाइनल गुड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उनको और प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर के लिए ब्रेड लेकर आते हो, तो क्या आप उसमें वैल्यू ऐड करके मार्केट में दोबारा रीसेल करते हो? नहीं, आप उसको एज इट इज कंज्यूम करते हो। चाहे आप उसे सैंडविच बना रहे हो, टोस्ट बना रहे हो, बट रीसेल नहीं हो रहा। इसका मतलब वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है कंजम्पशन के लिए। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट गुड्स भी है कि अगर एक प्रोड्यूसर से एक स्वीट शॉप ओनर अपने लिए कोई फर्नीचर लेके आता है या अपने लिए कोई बड़े बर्तन लेकर आता है जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो वो उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेगा, वो ऑलरेडी क्या है? कंप्लीटेड है। इसलिए ये रेडी फॉर यूज़ होते हैं, इनको वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये गुड्स अभी रेडी फॉर यूज़ नहीं है, इनको अभी भी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, मतलब इनके ऊपर और भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, जबकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिमांड। इनकी डिमांड ज़्यादातर डायरेक्ट होती है, बहुत ज़्यादातर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे ब्रेड लेकर आनी है, तो मेरी वो डिमांड किसी दूसरी डिमांड पे डिपेंडेंट नहीं है, पर इन गुड्स की डिमांड फाइनल गुड्स पे होती है। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट वाले की बात करते हैं। जब रेस्टोरेंट वाला ब्रेड खरीदता है तो वो क्यों खरीदता है? ताकि वो उससे सैंडविच या टोस्ट बना के आगे कस्टमर को सेल कर सके। जब सैंडविच की डिमांड होगी तभी तो ब्रेड की डिमांड होगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? सैंडविच पे, विच इज़ अ फाइनल गुड। तो इसकी डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड का मतलब क्या है? फाइनल गुड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, लास्ट आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फाइनल गुड के एग्जांपल में बेटा देखो दो पार्ट्स है, या तो शुगर हाउस होल्ड खरीद रहा है या शुगर किसी स्वीट शॉप वाले ने खरीदी, पर ये लिखा हुआ है जितनी उसने खरीदी थी उसमें से कुछ उसके क्लोजिंग स्टॉक में अनयूज रह गए, तो इन्वेस्टमेंट में। पर अगर ये चीज़ पीछे वाली ना लिखी हुई हो या ये लिखी हो कि सारी कंज्यूम हो गई, तो उस केस में वो किस में चला जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स में। तो या तो सिर्फ इतना लिखा हो शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप, या फिर इसके आगे ये भी लिख दिया जाए कि कंज्यूम्ड इन द ईयर, तो वो दोनों ही किस में जाते हैं? इंटरमीडिएट में। और दूसरा एग्जाम्पल है शुगर परचेज बाय ग्रोसरी स्टोर, रिटेलर, ट्रेडर, डीलर, इस टाइप के जो भी वर्ड्स आते हैं वो रीसेल पर्पज में आते हैं। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको डिफरेंस क्लियर है, एंड दिस इज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड। एक टॉपिक में और करा रहा हूँ विच इज प्रोड्यूसर गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। एक उसका जल्दी से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे, विल मूव टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। तो इससे पहले वाले टॉपिक में अगर आपने ध्यान दिया तो हमारे पास फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में जो डिस्टिंक्शन था, तो हमने फाइनल गुड्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया था। एक जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर के पास माल जा रहा था, दूसरा जो प्रोड्यूसर के पास जा रहा था बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो ये दोनों हमारी फाइनल गुड्स की ही टाइप। आप सोच रहे हो कि पेपर में कैसा आएगा, तो बेटा इस टॉपिक से मैंने हमेशा पेपर में एक ही स्टेटमेंट देखी है विच इज दिस क्वेश्चन
तो ये वाला हम करेंगे, बट इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझना कि फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, वन इज कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स, ठीक है। एक एक करके कंसीडर करेंगे। कंज्यूमर गुड्स के लिए कंजम्पशन टर्म हम यूज़ करते हैं, वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमंस की वांट्स को या एंटिटीज़ की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, उनको आगे कुछ और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो हमने अभी पढ़ा था। अब ये चार तरीके की होती है, या तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलेंगे। तो बेटा ये मत सोचो कि इतने सारे पार्ट से हम कैसे याद करेंगे, अग्रीड, पहली बारी पढ़ोगे तो लगेगा कि बहुत सारे, पर जब आप इसको पढ़ने लगोगे 2-3 बारी हो जाएगा फाइनल्स तक, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये तो छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी पलट दो पीछे, है। तो अपनी जितनी भी आप दिन भर में चीज़ें यूज़ करते हो उनको 4 हिस्सों में बांटो। कुछ ऐसी है जो आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हो, 5 साल 10 साल 15 साल तक, है ना, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल टीवी है, फॉर एग्जाम्पल कार हो सकता है, स्कूटी हो सकता है, बाइक हो सकता है, या फिर रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है। सच टाइप ऑफ गुड्स आर कंसीडर्ड एज ड्यूरेबल, लंबे टाइम वाले। सेकेंड आते हैं सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होते हैं जो होते तो लंबे पीरियड के लिए पर लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल 3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा आप उनको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल क्या बनता है बेटा, शूज़, क्लोथ्स या कोई और ऐसा मटेरियल जो आप अपने घर पे यूज़ करते हो बट 1 साल 2 साल 3 साल चलता है, नॉट मोर देन दैट। थर्ड आते हैं पेरिशेबल गुड्स, या जिनका ऑल्टरनेटिव नेम बनता है नॉन ड्यूरेबल, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता मैक्सिमम। इसमें आते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, पेपर हो गया एंड सो ऑन। लास्ट इज सर्विसेज। बिसाइड्स गुड्स हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी सर्विसेज भी यूज़ करते हैं जो हमको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद करती है। एग्जाम्पल एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, पावर है, एनर्जी है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सर्विसेज में कंसीडर होते हैं। ये सभी वो गुड्स हैं जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, विच मीन्स उनकी डिमांड डायरेक्ट होती है। सेकंड, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में कहीं मदद नहीं करते, प्रोडक्शन में करेंगे मदद बट कैपेसिटी इंक्रीज करने में मदद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक प्लांट है जिससे मैं 1000 यूनिट्स बना सकता हूँ, तो क्या ये गुड्स उससे 1000 की 2000 बनाने में मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इनका ऐसा कोई रोल नहीं होगा। पर जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स वो बड़े मशीनरी टाइप ऑफ गुड्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनको रिपेयर्स की, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। इसके अलावा इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि लंबे टाइम तक यूज़ होते हैं तो हम उनकी कॉस्ट को हर साल में क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। डेप्रिशिएट होने के रीजंस भी बहुत होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो टॉपिक आएगा। तो अभी के लिए ये समझते हैं डेप्रिशिएट होते हैं ओवर टाइम। अब डेप्रिसिएशन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बड़ी इजी टर्म है, पर जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में उनके लिए थोड़ी सी टेक्निकल टर्म बनती है, तो मैं उसका एक बहुत बेसिक सा मतलब बताता हूँ बेटा। अगर आपने आज एक फ़ोन खरीदा, से 25,000 पे एक फ़ोन खरीदा, कल आप उसको वापस से किसी को बेचना चाहो तो क्या आपको 25 के 25,000 वापस मिल जाएंगे? वो आपको 24,000 24,500 हो सकता है 20,000, या हो सकता है उससे भी कम पे ही बेचने को मिले। विच मीन्स जब भी कोई कैपिटल गुड, मशीनरी गुड या कोई ऐसी आइटम जो आप लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले हो खरीदी जाती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, गिर जाती है। गिरने के कुछ रीजंस हो सकते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ। या तो आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो जिसके कारण उसकी कीमत गिर गई, या उसके ऊपर रफ एंड टफ यूज़ होने की वजह से वियर एंड टियर आ गया। वियर एंड टियर का मतलब कहीं पे खरोच आ गई, कहीं पे कुछ मुड़ गया, टूट गया, इन सब वजहों से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। कभी कभी पैसेज ऑफ टाइम से भी हो जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल है। कभी कभी गोइंग थ्रू द हैंड होता है, मतलब कि फर्स्ट हैंड सस्ता होगा, फिर सेकेंड हैंड और सस्ता होगा, थर्ड हैंड और भी सस्ता होगा एंड सो। विच मीन्स जब वैल्यू में गिरावट आए उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है। थर्ड आता है दे हैव डिराइव डिमांड, क्योंकि इनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, डिपेंड करती है कि ये गुड क्या बना रहे हैं। ठीक है। लास्ट, दे हैव टू बी यूज्ड ओवर एन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब इनकी लाइफ 1 साल नहीं होती है, 2 साल 4 साल 5 साल, डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितने लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। सो ये कैपिटल गुड्स थे, ये कंज्यूमर गुड्स थे। दोनों में डिफरेंस मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बेटा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझो। एक स्टेटमेंट आती है पेपर में, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लिखा हुआ है, स्लो करके बोलता हूँ, लिखना है तो कहीं पे लिख लो नोट्स में। ठीक है, ये लिख लेना सारा कुछ बोर्ड पे जितना भी है। आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि
मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि बेटा देखो मेरे पास कम टाइम है इसको कंप्लीट कराने के लिए, बट आपके पास पूरा टाइम है। तो वीडियो को पॉज प्ले करके जितना भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ आप लिख लोगे, तो आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम गिविंग यू 100% कवरेज, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होने वाला। अगर बीच में कुछ छोड़ा गया है तो वो इंटेंशनली छोड़ा गया क्योंकि वो टफ होगा, तो मैं उसको लास्ट में पिक कराऊंगा, है। बट अदरवाइज आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब कुछ एज इट इज़ अपने नोट्स में लिखो। सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं आपको, इतना ही आप पेपर में लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड है इतना, है। थोड़ा सा वर्ड्स को, प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको, बट स्टिल अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लीज़ ये नोट्स लिख लीजिए कहीं पर, है। नेक्स्ट आता है हाँ, स्टेटमेंट थी ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not capital goods. Defend और refute, एक स्टेटमेंट इसका रिवर्स भी आ सकता है। all producer goods are capital goods but all capital goods are not producer goods, इस टाइप का भी कुछ स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो डिफेंड और रिफ्यूट करेंगे, दोनों रिफ्यूटेड है वैसे, आप समझते हैं कैसे। सी दोनों रिफ्यूटेड नहीं है, सॉरी माय बैड। जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो डिफेंड होगी, सेकंड वाली रिफ्यूट होगी, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। बेटा कंसेप्चुअली समझेंगे, प्लीज ध्यान से सुनो। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है जो एक दुकानदार, एक फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री के अंदर सामान को यूज़ करता है। वो दो तरीके का सामान यूज़ करते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल मेरी शूज़ की फैक्ट्री है, जूतों की फैक्ट्री है, तो मैंने फोम के या फिर से मैंने लेदर मंगाया या फिर मैंने एक मटेरियल मंगाया जिससे शूज़ बनाए जाएंगे, वो मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। उसके अलावा मैंने कटिंग मशीन मंगाई है, एक कंप्रेसिंग मशीन मंगवाई है और एक पेस्टिंग मशीन मंगवाई है। मैंने 3 मशीन्स और मंगवाई है, विच मीन्स वो सब मेरे लिए क्या बने, कैपिटल गुड्स। तो हम क्या कह सकते हैं, कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स वही होते हैं जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं? बिल्कुल। अब ये मत सोचना कि अगर एक मशीनरी हाउस होल्ड वाला अपने घर पे मंगा रहे तो वो किस में जाएगा। बेटा हमारे लिए ड्यूरेबल गुड है कंजम्पशन के अंदर, वो कैपिटल गुड नहीं है। कैपिटल तो प्रोड्यूसर यूज करता है ताकि वो आगे और भी सामान बना सके, विच मीन्स सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हुए। पर क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हुए? नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ कैसे हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम क्या कहेंगे, द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड या रिफ्यूटेड, जो आपको ठीक लग रही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं पर सारे प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि कुछ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर, जैसे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें से 100% तीनों ही आपके पेपर में कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे, इधर यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री एनुअल्स में, प्री बोर्ड्स में या फाइनल्स में। 3 स्टेटमेंट्स में से 100% आती हैं, तीनों ही देखी है मैंने तो, पर 1-2 स्टेटमेंट तो श्योर भी आती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर आर नॉट कैपिटल गुड्स। सेकेंड, a machinery purchased always is a final good. Third, any purchase by one production unit from another production unit is always an intermediate good. ये 3 स्टेटमेंट्स है बेटा, प्लीज ये ध्यान से पढ़ो, 3 ध्यान से इनके आंसर्स लिखो और इनको फ्रेम कर लो, दे विल बी डेफिनेटली देयर इन योर एग्जाम। तो ये वीडियो यहीं पे माइंड अप करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपके छोटे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले। आई स्टार्ट विद प्रैक्टिकल पोर्शन इन अपकमिंग सेकंड और थर्ड वीडियो, और उसके बाद हम नेशनल इनकम के बड़े पोर्शन पे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करा दूँ ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और आई एम टेकिंग दिस एज अ टारगेट कि मैं मई मंथ के अंदर अंदर नेशनल इनकम वाइंड अप करा दूँ जितनी मैक्सिमम हो सकती है। अदरवाइज जून में आपके स्कूल ब्रेक्स रहेंगे तो उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। बाकी यूनिट्स एक हफ्ते की, उनमें टाइम नहीं लगेगा। नेशनल इनकम में ज़्यादा टाइम लगता है, जस्ट इसलिए कि एक तो ये डिटेल में होता है, प्लस इसमें टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, और प्लीज़ इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखकर वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सभी आपस में लिंक्ड है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिपीट होगा, मिक्स होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो, डू शेयर अ कमेंट, सिर्फ इतना कि हाय, व्हाट्स योर नेम, और आप किस स्कूल से, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, सो दैट आई विल बी अवेयर कि आप किस लोकेशन से वीडियो को देख रहे हैं। एंड जस्ट गिव अ थम्स अप, एक लाइक, so that I'll be motivated for next video as well. So if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it, और मिलते हैं next video में, bye.